हेलो गाइज, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का क्लास भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। गाइज, जैसा कि पता है आप लोग को, हम जो हैं डेली एमसीक्यू क्लास करा रहे हैं बिहार बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए 2024 का। ठीक है, और जो है आज आपका ये दूसरा क्लास है एमसीक्यू के लिए। इससे पहले भी एक क्लास हम DCL यूनिट ऑफ लाइफ का कर चुके हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सुपर 30 क्वेश्चन सेट देखेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो क्लास होने वाला है वो कौन सा चैप्टर से होगा? आपका ये चैप्टर होने वाला पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। चलिए करते सेशन को स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन है अनिषेक जनन है। अनिषेक जनन क्या है? ऑप्शन ए में है आपका बिना निषेचन के भ्रूण का विकास की क्रिया। ऑप्शन बी में बिना निषेचन के फलों का विकास। ऑप्शन सी में है बिना हार्मोन के फलों का विकास। ऑप्शन डी में है बिना निषेचन के अंडाणु से भ्रूण का विकास। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनिषेक जनन में क्या होता है, ऐसी क्रिया होती है जिसमें बिना निषेचन के ही अंडाणु से किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, बिना हार्मोन का फल का विकास तो होगा नहीं, ये निषेक जनन में आएगा नहीं। बिना निषेचन के फलों का विकास ये अनिषेक जनन में नहीं आएगा। बाकी 3 ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन किए थे उसी पर आधारित है। कुछ पादपों में क्या होता है, बिना मादा युग्मक के निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? अभी हमने देखे थे, इस घटना को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिषेक जनन। ठीक है, ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में कक्षमय अधोवर्ती अंडाशय से विकसित और उसके बीच गुद्देदार बीजावरण वाले होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक में फल कक्षमय अधोवर्ती अंडाशय से विकसित और उसके बीच गुद्देदार बीजावरण वाले होते हैं? ऑप्शन ए में है आपका अनार, ऑप्शन बी में संतरा, ऑप्शन सी में अमरूद, ऑप्शन डी में खीरा। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनार। अनार में ही ऐसा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है? यानी कि बहुभ्रूणता यानी कि बहुत सारे भ्रूण किसमें पाए जाते हैं? यानी कि एक ही बीज से बहुत सारे भ्रूण का विकास किसमें होता है? बहुभ्रूणता उसे कहते हैं जिसमें जो है एक ही बीज से क्या होता है, बहुत सारे भ्रूण का क्या हो जाता है, विकास होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता कहेंगे। तो बहुभ्रूणता किसमें पाया जाता है? साइट्रस में या हल्दी में, टमाटर में, आलू में। तो देखिए, ऐसे जो होता है खट्टे फलों में होता है, तो खट्टे फलों आपका साइट्रस हो जाएंगे, जैसे नींबू और संतरा। ठीक है, उदाहरण में याद रखिएगा नींबू और संतरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन में है केवल जल के धाराओं द्वारा, ऑप्शन बी में है वायु और जल के द्वारा, ऑप्शन सी में है कीट और जल के द्वारा, ऑप्शन डी है कीट या वायु द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? किसमें जो है जल लिली और जलकुंभी द्वारा जो है परागण होता है? देखिए, ऑप्शन में ए में है जल के धाराओं द्वारा। इसका जलकुंभी और का जो फ्लावर रहता है वो तो जल से बहुत ऊपर रहता है, तो ये आंसर गलत होगा। ठीक है, धारा ये जो है आंसर गलत होगा, ये तो धारा पहुंचेगा नहीं। वायु और जल द्वारा, वायु द्वारा हो सकता है लेकिन जल के द्वारा नहीं होगा। कीट और जल के द्वारा, कीट के द्वारा हो सकता है लेकिन जल के द्वारा नहीं होगा। और बाकी बात बच गया ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कीट के द्वारा भी हो सकता है और वायु के द्वारा भी हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग
जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा पराग को जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पराग को है ना जीवाश्म के रूप में रख सकते हैं लंबे समय तक? ऑप्शन ए में तलीय एवं, ऑप्शन बी में है सेल्यूलोस वसा अंतःचूल, ऑप्शन सी में है आपका पराग कीट, ऑप्शन डी में है स्पोरुलिन। क्या होगा राइट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी स्पोरुलिन। इसी में जो है पराग को रखा जाता है। ठीक है, पॉलिन को रखा जाता है, सॉरी पोलन ग्रेन को रखा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, असमोहक और परितोषित किसके लिए आवश्यक होते हैं? असमोहक और परिशोषित किसके लिए आवश्यक होते हैं, यानी कौन से परागन के लिए असमोहक और परितोषित आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में है आपका कीट परागन, जल परागन, अनुमूल्य परागन या वायु परागन, इसके लिए आवश्यक होता है। तो देखिए असमोहक यानी सुगंध। ठीक है, असमोहक का मतलब सुगंध, स्मेल। ठीक है, और जो है परितोषित मतलब होता है आकर्षक। ठीक है, आकर्षक। ठीक है, आकर्षक। परितोषित मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव यानी आकर्षित है, आकर्षित। ठीक है, तो आकर्षित ये सुगंधमय होना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए। कौन सी परागन के लिए आवश्यक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कीट परागन के लिए ये सब आवश्यक होता है, क्योंकि सुगंधित रहता है और आकर्षित देखने में रहता है तो कीट वहाँ पे जरूर जाता है। ठीक है, तो ये असमोहक और परितोषित इसी के लिए आवश्यक है, कीट परागन के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, वे पुष्प जिनका अंडाशय में एक बीजांड होता है, वे पुष्प जिनके अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? वे पुष्प जिनके अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक ही पुष्पक्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा होता है? वो परागन किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। मान लिया जाए कि वे पुष्प जिसके अंडाशय में केवल एक ही बीजांड हो, ठीक है, और एक ही पुष्पक्रम में बंधे भी होना चाहिए, वह सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं, यानी कि इनमें जो परागन होता है, ठीक है, परागन जो होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है आपका मधुमक्खी, वायु, चमगादड़, जल। तो देखिए ऐसे जो हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वायु द्वारा। ऐसे अंडाशय में जो है किसके द्वारा परागन होता है? वायु द्वारा हो सकता है। ठीक है, जल द्वारा तो होगा नहीं, चमगादड़ द्वारा होगा नहीं, मधुमक्खी द्वारा होता नहीं, क्योंकि इस एंजियोस्पर्म में होता है। आप लोग को पता है एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म है ना। फसलीय पौधों में जितने भी होता है, जैसे मक्का हो गया, धान हो गया, गेहूँ हुआ, इसमें परागन जो होता है वायु द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपका, एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकता है? एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप, एक का लिंगाश्रयी पुष्पी क्या होता है? ऐसा पादप जिसमें केवल एक लिंग हो, यानी ठीक है कि क्या हो, केवल एक ही लिंग हो ये, और निम्नलिखित में से किस दोनों को रोकता है? एक ही लिंग वाला किनको रोकेगा? ऑप्शन ए में है आपका संयुग्मन और समजात पुष्पी परागन, ऑप्शन बी में है समजात पुष्पी परागन और परिनिषेचन, ऑप्शन सी में है उन्मूलीय परागन और परिनिषेचन, ऑप्शन डी में है वायु सुगमन और परिनिषेचन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये जो रोक सकता है, किसको रोक सकता है? संयुग्मन को रोक सकता है और समजात पुष्पी परागन को भी रोकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कैलोश भित्ति द्वारा घिरा रहता है? कौन जो है कैलोश की भित्ति द्वारा घिरा रहता है? ऑप्शन ए में है आपका महाबीजाणु मातृकोशिका, ऑप्शन बी में है नर युग्मक, ऑप्शन सी में है अंड, ऑप्शन डी में परागकण।
कोन जो है कैलोस की भित्ति द्वारा घिरा रहता है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पे महा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लघु होगा। ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो है कैलोस से घिरा रहता है, कैलोस की भित्ति से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है एंजियोस्पर्म नर युग्मक किसके द्वारा विभाजित बनते हैं। क्वेश्चन क्या है, एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनता है। लघु बीजाणु, जनन कोशिका, कायिक कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। लघु बीजाणु से जो है किसका निर्माण होता है, नर युग्मक में का निर्माण होता है। ठीक है, नर युग्मक का लघु बीजाणु से होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है द्विबीजपत्री, यानी जिसको हम लोग द्विबीजपत्री भी कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूणपोष या भ्रूणकोश में न्यूक्लियाई की व्यवस्था निम्न में किस प्रकार होती है। देखिए द्विबीजपत्री जो होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं, जैसे चना हो गया, इस सब में क्या होता है द्विबीजपत्र होता है। ऐसा बीज जिसमें 2 बीजपत्र हो गए। ठीक है, ये द्विबीजपत्र हो गया। और जो कहते हैं इसमें इसके न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियाई की में जो है केंद्रकों की संख्या कैसे व्यवस्थित रहता है ये बताना है आपका। इनके भ्रूणपोष में न्यूक्लियस जो है किस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। तो ये क्रम आपको याद रखना। ऐसे तो रहता है टोटल संख्या रहता है 8। ठीक है, इनमें न्यूक्लियसों की संख्या कितना रहता है, टोटल 8 रहता है। लेकिन किस क्रम में रहता है वो आपको याद रखना होता है। पहले होता है 3, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है, ये इस क्रम में रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है पौधों के उस जाति के जिसके सिनर्जिड कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं। अभी बताए थे 8 गुणसूत्र होते हैं, उनमें एल्यूरिन परत कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अभी बताए थे इसके बारे में थोड़ा सा। ये पौधे के उस जाति के सिनर्जिड कोशिका में 8 गुणसूत्र होते हैं, उसमें एल्यूरिन परत के कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 कोशिका पाया जाता है। ठीक है, सॉरी 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है किस कोशिका द्वारा परागनली भ्रूणकोश में पहुंचती है। किस कोशिका द्वारा परागनली भ्रूणकोश में पहुंचता है। देखिए ये है आपका अंडाशय। ठीक है, इस तरीके से अंडाशय है आपका। यहाँ परागकण होते हैं। ठीक है, यहाँ पे परागकण होते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँचता है परागन, इसके रास्ते से आता है। ठीक है, तो वह कार्य किसके रास्ते से पहुँचता है, अंड कोशिका द्वारा या परिस्टेंट सिनर्जिड द्वारा, डिजेनरेट सिनर्जिड द्वारा या केंद्रकीय कोशिका द्वारा। याद इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सिनर्जिड कोशिका द्वारा। ले बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है कि एंथेसिस प्रक्रिया है। एंथेसिस प्रक्रिया क्या है ये आपको बताना है। देखिए एंथेसिस की प्रक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें जो है एक कली जो है से क्या बनता है, फूल बनता है। कली से क्या बनता है, एक फूल। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, एंथेसिस। तो क्या होगा राइट आंसर, वर्तिकाग्र द्वारा जल परागण करना। वर्तिकाग्र द्वारा पराग ग्रहण करना, ये तो परागण कहलाता है। ठीक है, पराग का निर्माण ये माइक्रोस्पोरेंजेसिस कहलाता है। ठीक है, परागकोश का विकास ये तो होगा नहीं। पुष्प कलिका का खुलना ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पुष्प कलिका का खिलना ये ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है ऐसा बीजांड जो इतना मोड़ा हुआ हो कि न्यूक्लियस तथा भ्रूणकोश फ्यूनिकल से 90 डिग्री समकोण पर हो। ऐसा बीजांड जो इतना मोड़ा हुआ हो कि न्यूक्लियस तथा भ्रूणकोश फ्यूनिकल से कितना होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए, यानी कि समकोण होना चाहिए। तो वह कौन सी है होगा,
ट्रॉप्स हेमीट्रॉप्स होगा या कैम्पाइलोट्रॉप्स होगा, एनाट्रोपस होगा या ऑर्थोट्रोपस होगा? क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हेमीट्रोपस कहलाते हैं, ऐसे जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? हेमीट्रोपस कहलाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर सी में है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस में जो इसकी मूर्ते हैं किस प्रकार से मूर्ते हैं? ये मूर्ते हैं 180 डिग्री पर। ठीक है, 180 डिग्री पर मूर्ते एनाट्रोपस में। कैम्पाइलोट्रॉप्स में है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही मुड़ जाता है, तो इस वक्रीय आकार का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कैलाक्रोपस में बीजांड जो है कैसे मुड़ता है? वक्रीय आकार का, लेकिन एनाट्रोपस में 180 के डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और जो है हेमीट्रोपस में 90 डिग्री में। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आवृतबीजी का भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी का भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, अगुणित, द्विगुणित, बहुगुणित। तो याद रखिएगा आवृतबीजी का जो भ्रूणपोष होता है वह अगुणित होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? 10 माइक्रोस्पोर मदर कोशिका से, ठीक है, 10 माइक्रोस्पोर मदर कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने परागण बनेंगे? क्या क्वेश्चन है? 10 माइक्रोस्पोर मदर कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहते हैं, से फलस्वरूप कितने परागण बनेंगे? तो याद रखिएगा। देखिए, एक माइक्रोस्पोर मदर कोशिका से 1 माइक्रोस्पोर मदर कोशिका से 3 बनते हैं। ठीक है, सॉरी 4 बनते हैं। 4 परागकण बनते हैं तो कितना हुआ? 4। अगर यहाँ पे 10 से पूछेगा तो 10 में कितना बनेगा? 40। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आवृतबीजी में कितनी माइक्रोस्पोर मदर कोशिका की आवश्यकता होगी जिससे 100 परागण बनेंगे? आवृतबीजी में कितनी माइक्रोस्पोर मदर कोशिका की आवश्यकता होगी जिससे 100 परागण बनेंगे? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 75। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।